हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जोचेंग का किडनैप हो चुका था और उसे किडनैप करने वाला हैपेंग था और कोई नहीं। हैपेंग वांग यीफेई और लुएनजेई के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि वो ज़ेन को ट्रैप कर सके और उससे अपना काम निकलवा सके। हैपेंग ज़ैन को लेकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आ जाता है। फिर ज़ैन हैपेंग की ओर देखता है। हैपेंग ज़ैन को देखता है और बोलता है कि आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा, आप अंदर चलिए। इसके बाद ज़ैन हैपेंग के साथ उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। इसके बाद ज़ैन हैपेंग के साथ बिल्डिंग के अंदर जाता है और वो बिल्डिंग को देखता है। बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और उसे अंदर से बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। कुछ सेकंड के लिए ज़ैन तो पूरी तरह से मेस्मराइज ही हो जाता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद फिर से वापस वो अपने सेंस में आता है और उसे याद आता है कि हाँ, वो यहाँ पर अपने ब्रदर जोचिंग को ढूंढने के लिए आया है। ज़ैन चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग थे और वो सभी गेम खेल रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा बेट भी लगा रहे थे वहाँ पर। ज़ैन इन सभी को इग्नोर करता है और वो हैपेंग के पीछे पीछे जाने लगता है। हैपेंग और ज़ैन फिर एक लिफ्ट में आते हैं और वहाँ से वो अंडरग्राउंड होल्ड की ओर चले जाते हैं। कुछ ही सेकेंड्स के बाद ज़ैन जो था वो जोचेंग के साथ लिफ्ट में था और वो फिर नीचे की ओर जाते हैं। कुछ देर के बाद लिफ्ट ओपन होती है और फिर वो देखते हैं तो ये एक अंडरग्राउंड हॉल था। ज़ैन हैपेंग के पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि उसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए ज़ैन और हैपेंग एक बड़े से हॉल के अंदर चल रहे थे जहाँ हैपेंग ज़ैन को देखता है और बोलता है कि वहाँ वो आपसे जो भी पूछे उसे आपको सब बताना होगा और उसे ये भी बताना होगा कि आप जोचेंग के ड्राइवर नहीं हैं, आप उसके भाई हैं। ज़ैन अपना सिर हमें हिला देता है। ज़ैन हॉल में चल तो रहा था लेकिन वो बहुत ही परेशान था क्योंकि इस हॉल में हर तरह के लोग बैठे हुए थे जिससे ज़ैन को डर लग रहा था। लेकिन ज़ैन इसे अपने फेस पर बिल्कुल भी शो नहीं करता है। तभी हैपेंग ज़ैन को बुलाता है और बोलता है, ब्रदर ज़ैन यहाँ आइए। ज़ैन अपना सिर हमें हिलाता है और वो उसके बाद हैपेंग के पीछे जाता है। हैपेंग और ज़ैन फिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वांग यीफेई अपने अपोनेंट प्लेयर के साथ बैठी हुई थी और वो वहां पर बैठकर कार्ड खेल रही थी। ज़ैन और हैपेंग दोनों वहां जाकर रुक जाते हैं। ज़ैन धीरे से हैपेंग के कान में बोलता है, क्या ये सच में मेरी मदद करेगी? हैपेंग बोलता है कि हाँ, यही तुम्हारी मदद कर सकती है सिर्फ। वांग यीफेई का वो कार्ड्स का गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा था और कुछ ही देर के अंदर वांग यीफेई अपने कार्ड में से जोकर को निकालती है और मेज पर रख देती है और वो इस गेम को जीत जाती है। ओपोनेंट प्लेयर से वांग यीफेई एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसों को ले लेती है और फिर वो अपोनेंट अपने सर को नीचे किए हुए वहां से चला जाता है। वांग यीफेई जीत जाती है। इसके बाद वांग यीफेई हैपेंग और ज़ैन को देखती है। हैपेंग ये देखकर एक स्माइल करता है। वांग यीफेई उन दोनों को देखती है और बोलती है बैठिए। इसके बाद ज़ैन वहां पर बैठ जाता है और हैपेंग ज़ैन के पास ही बैठ जाता है। इसके बाद वांग यीफेई उनकी ओर देखती है और बोलती है, क्या तुम भी यहाँ गेम खेलने के लिए आए हो? हैपेंग वांग यीफेई को देखता है और बोलता है कि एक्चुअली नहीं, ये मेरे साथ हैं और इन्हें आपसे कुछ काम है, आप इनसे पूछ सकती हैं कि इन्हें क्या चाहिए। हैपेंग जब ये बोलता है तो वांग यीफेई फिर ज़ैन की ओर देखती है। ज़ैन वांग यीफेई को देखता है और बोलता है कि मुझे आपसे कुछ काम है, मैं आपकी मदद मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। आप जितने पैसे चाहेंगे मैं उतने पैसे आपको दे दूंगा। मेरा नाम शाओ ज़ैन है, मैं जोचिंग का ब्रदर हूँ। मेरा मतलब है जोचिंग मेरा कज़न ब्रदर है, मैं उसका ड्राइवर नहीं हूँ। मैंने झूठ कहा था आपसे, हम दोनों ब्रदर्स की तरह रहते हैं। वांग यीफेई जब ये सुनती है तब वो शॉकिंग लुक ज़ैन को देती है सिर्फ दिखावे के लिए और बोलती, क्या तुम उसके ड्राइवर नहीं हो? ज़ैन वांग यीफेई को देखता है और बोलता है कि नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका ड्राइवर नहीं हूँ। मुझे उसको ढूंढने में आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं प्लीज़? ये बोलकर ज़ैन उससे रिक्वेस्ट करता है। वांग यीफेई ज़ैन को देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूंगी, लेकिन मेरी डिमांड बहुत हाई है, क्या तुम रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? ज़ैन जब ये सुनता है तो वो हेजिटेट करते हुए बोलता है कि हाँ, उसे नहीं पता कि उसे क्या रिस्क उठाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो हाँ बोल देता है। वांग यीफेई जब ये सुनती है तो बोलती है कि ओके, अगर तुम तैयार हो तो फिर सुनो, मैं एक गवर्नमेंट एजेंट हूँ और मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश एजेंट हूँ। मुझे मुफ्त में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे हाथों में है। तुम्हें वांगीबो के मेंशन में जाना होगा और वहां जाकर तुम्हें उसके जितने भी इनलीगल वर्क हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना होगा और उसे कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन सब की जानकारी तुम्हें हमें देनी होगी।
तुम्हें वांग यीबो के मेंशन में भेजना हमारी जिम्मेदारी होगी। वांग यीफई बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ जैन को ये बोल देती है। जैन तो पूरी तरह से फ्लिंच कर जाता है ये सुनने के बाद ही कि उसे वांग यीबो के मेंशन में जाना होगा। वैसे ही सब लोग वांग यीबो के नाम से डरते हैं और उसके मेंशन में जाना ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस, बहुत रिस्की है ये काम। जहन तो बिल्कुल ही कांप जाता है ये सुनकर। जहन बोलता है एक्सक्यूज मी। वांग यीफई बोलती है ऑफ कोर्स, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से सोच लो और अपना डिसीजन मुझे बता दो। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत ही प्रीसियस है, मुझे पता है कि तुम हाँ ही बोलोगे। जैन वहां से उठ जाता है और फिर वो साइड में जाता है और अपना फोन निकालता है और वो यूबिन को टेक्स्ट मैसेज करता है और बोलता है कि यूबिन, मुझे जोचेंग को बचाने के लिए वांग यीबो के मेंशन में जाना होगा, ये लास्ट ऑप्शन है, अब मुझे ये रिस्क उठाना ही होगा। यूबिन तुरंत ही जैन को रिप्लाई करता है, बोलता है जैन ऐसा मत करो, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। जैन बोलता है कि आई एम सॉरी यूबिन, लेकिन मैंने हाँ बोल दिया है। इसके बाद जैन अपने फोन को देखता है, उस पर काफी सारे यूबिन के मैसेज आ रहे थे, लेकिन जैन इसे इग्नोर करता है। वो उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता और अपने फोन को अपने पॉकेट में डालता है। और जैन फिर इसके बाद वापस अपनी उसी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वांग यीफई फिर जैन को देखती है और बोलती है तो फिर क्या डिसीजन लिया तुमने। जैन वांग यीफई को देखता है और बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा। वांग यीफई ये सुनकर बोलती है वाह दैट्स ग्रेट, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ब्रदर को बहुत ही जल्दी ढूंढ लूंगी, तुम मुझे तुम्हारा नंबर दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या क्या करना है और जैसा मैं तुम्हें बोलती जाऊँ तुम वैसा बिल्कुल ही करना। जैन बोलता है कि ओके। इसके बाद जैन वांग यीफई को अपना फ़ोन नंबर दे देता है। इसके बाद वांग यीफई वहाँ से चले जाते हैं। हैपेंग जैन को देखता है। जैन का चेहरा पूरा पीला पड़ गया था और वो डर से कांप रहा था। हैपेंग फिर जैन को बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। जैन जब ये सुनता है तब वो हैपेंग की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ। इसके बाद हैपेंग और जैन वहां से चले जाते हैं। वांग यीफई ने पहले ही उस पुलिस ऑफिसर को बोल दिया था और उसे बहुत सारे पैसे भी दिए थे कि जैन जब यहाँ पर जोचेंग की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई तो वो उसकी रिपोर्ट लिख तो ले, लेकिन उस पर वो कोई भी कार्रवाई न करे। इसके लिए उसने बहुत सारे पैसे उसे दिए थे और दूसरा उसने ये भी बताया था कि जैन वहां पर कब आएगा। अब हम देखते हैं जैन के घर का सीन। जैन और यूबिन सोफे पर बैठे हुए थे। 5 मिनट पहले ही जैन ने यूबिन को बताया था कि वो ये रिस्क उठाने के लिए तैयार है। अब वो दोनों चुपचाप थे। यूबिन जैन को देखता है और बोलता है कि जैन, मुझे लगता है कि ये आइडिया रॉन्ग है, हमें ये नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। यूबिन जैन के लिए बहुत ही डरा हुआ था। जैन यूबिन के हाथ को पकड़ता है और बोलता है यूबिन चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और वांग यीफई मुझे हर एक स्टेप बताएगी टेक्स्ट के जरिए जो भी मुझे करना है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यूबिन बोलता है कि ओके। इसके बाद जैन यूबिन को देखता है और बोलता है कि अब मुझे सोना है, मैं बहुत ही थक गया हूँ। यूबिन बोलता है कि ओके। इसके बाद जैन सोफे से उठता है और वो अपने रूम की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से जैन के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैन वहीं पर रुक जाता है और वो अपने फ़ोन को देखता है और फिर मैसेज को चेक करता है तो मैसेज वांग यीफई का था और मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं वांग यीफई हूँ, तुम्हारा सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी को छोड़ना होगा और कुछ महीनों के लिए तुम इस शहर में भी नहीं रहोगे। तुम्हें मैं पैसे सेंड कर दूंगी, तुम्हें हांगकांग जाना होगा, वहाँ पर रहने के लिए तुम्हें मैं सभी पैसे भेज दूंगी। जैन इस मैसेज को देखता है। कुछ ही सेकंड पहले वांग यीफई ने जैन को ये मैसेज सेंड किया था। जैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बहुत ही घबरा जाता है ये सोचकर कि उसे अपनी जॉब छोड़नी होगी। यूबिन जैन के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था और वो ये देखकर टेंस हो जाता है और वो बोलता है जैन क्या हुआ। जैन यूबिन को देखता है और बोलता है हमें कुछ महीनों के लिए इस सिटी को छोड़ना होगा और फिर मुझे मेरी नौकरी भी छोड़नी होगी, ये मेरा पहला स्टेप है। ये सुनकर यूबिन शॉक हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि जैन को अपनी नौकरी कितनी प्यारी है, वो कितना पसंद करता है अपनी जॉब को और अब उसे अपनी जॉब को छोड़ना होगा। यूबिन फिर बोलता है कि जैन तो तुमने क्या डिसाइड किया। जैन बोलता है मुझे ये करना होगा। यूबिन जैन को देखता है और बोलता है जैन कुछ भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लो। जैन यूबिन को देखता है और बोलता है यूबिन इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना ही होगा, मुझे जोचेंग को वापस लाना है और इसके लिए मुझे वांग यीफई के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। ये सुनकर यूबिन जैन से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर वो बोलता है इसका मतलब है कि हमें शहर छोड़ना होगा, लेकिन कब। जैन बोलता है कल। यूबिन बोलता है कि अच्छा फिर हम कहाँ रहेंगे। जैन बोलता है कि हांगकांग। यूबिन बोलता है कि ओके। जैन इसके बाद बोलता है यूबिन मैं इसके बाद अब और कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। यूबिन बोलता है कि ओके ठीक है सो जाओ, गुड नाइट। इसके बाद जैन और यूबिन वहाँ से चले जाते हैं। यूबिन अपने रूम में आता है और वो बेड पर लेट जाता है और सोचता है कि जैन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे ऐसे किसी पर भी यकीन कर सकते हो। ये उस वांग यीफई पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है।
और क्या गारंटी है कि वो हमारी हेल्प करेगी। क्या होगा अगर उसने हमारी हेल्प नहीं की तो। ये सोचते हुए ही यूबिन सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यूबिन और जैन दोनों ही अपने सामान को पैक कर लेते हैं। तभी यूबिन बोलता है कि जैन, तुमने मैनेजर को बता दिया? जैन बोलता है कि नहीं, मैं भूल गया, मैं उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया, मैं अभी कर देता हूँ। ये बोलकर जैन अपना फ़ोन निकालता है और वो होटल के जो मैनेजर थे उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर देता है और उसमें लिखता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूँ, मैं ये जॉब नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी जॉब को छोड़ रहा हूँ और मुझे माफ़ करना कि मैं आपको मिले बिना जा रहा हूँ। आपने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। आप मेरी जगह किसी दूसरे शेफ़ को रख लेना। तभी दूसरी तरफ से तुरंत जो होटल का मैनेजर था उसका मैसेज आता है और बोलता है, व्हाट? क्या तुम नौकरी छोड़ रहे हो? लेकिन क्यों? क्या कोई प्रॉब्लम है? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ज़ैन उन्हें दोबारा से मैसेज करता है और बोलता है कि सर, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपको इसके रीज़न नहीं बता सकता हूँ। मुझे जल्द ही दूसरी सिटी में कोई काम है तो मुझे वहाँ जाना होगा। मुझे माफ़ कीजिएगा। तभी उनका दोबारा से मैसेज आता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हारी सैलरी इस महीने की जल्द ही तुम्हें भेज दूँगा और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत है तो तुम मुझसे ले सकते हो। ज़ैन उन्हें मैसेज करता है, बोलता है कि नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे माफ़ करना, और अगर वांग यीबो आपके यहाँ पर डिनर करने के लिए आए तो उसे बोल देना कि मैंने अपने पर्सनल रीज़न की वजह से इस जॉब को छोड़ा है। आप प्लीज़, अब आप ही हैं जो इस रेस्टोरेंट को बचा सकते हैं और मुझे माफ़ करना कि मैं आपको इस परेशानी में छोड़कर ऐसे जा रहा हूँ। तभी उनका दोबारा से मैसेज आता है। वो बोलता है कि ज़ैन बेटा, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सँभाल लूँगा और तुमने जो भी कहा है मैं उन्हें बता दूँगा। तुम चिंता मत करो, मैं रेस्टोरेंट का अच्छे से ख्याल रखूँगा, ठीक है? ज़ैन बोलता है कि थैंक यू सो मच और बाय। उनका भी दोबारा से मैसेज आता है और बोलता है कि बाय बेटा। इसके बाद ज़ैन अपना फ़ोन बंद करता है और वो अपने पॉकेट में डाल लेता है। इसके बाद वो अपनी पैकिंग पर ध्यान देता है। लगभग ज़ैन और यूबिन को पैकिंग करते हुए 3 घंटे हो गए थे। उन्होंने अपना सामान और जोचेंग का सामान भी अच्छे से पैक कर लिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारा सामान रह गया था। उनसे अभी भी पूरी पैकिंग नहीं हुई थी। तभी अचानक से कार के एक हॉर्न बजता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। यूबिन जाता है और अपने घर का डोर ओपन करता है तो वो बाहर देखता है कि एक कार खड़ी हुई है और फिर उसमें से एक ड्राइवर बाहर आता है और वो यूबिन को देखता है और बोलता है कि मुझे मैडम ने आप दोनों को लेने के लिए भेजा है। यूबिन फिर उस ड्राइवर की ओर देखता है और बोलता है, कौन मैम? वो ड्राइवर बोलता है कि मैम, वांग यीफई। यूबिन जब ये सुनता है तब वो बोलता है कि ओके। इसके बाद वो अंदर जाता है और जैन को बताता है कि वांग यीफई का ड्राइवर उन्हें लेने के लिए आया है। जैन बोलता है कि ओके। इसके बाद जैन और यूबिन दोनों ही अपना जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है उस सबको ले लेते हैं और फिर वो दोनों घर से बाहर आते हैं। इसके बाद फिर जैन डोर को बंद करता है और वो घर को देखता है। जैन ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो एक साइड से स्माइल करता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने घर को ऐसे छोड़कर जाना होगा और अब उसे ये भी नहीं पता कि वो यहाँ पर वापस कब आएगा। जैन की इस घर में बहुत सारी यादें हैं उसके भाइयों के साथ। जैन बहुत ही सैड फील करता है। इसके बाद जैन अपने आप को संभालता है और वो भी यूबिन के साथ जाकर कार में बैठ जाता है। कार का ड्राइवर जो था उसने जैन और यूबिन का जितना भी सामान था वो पीछे डिग्गी में डाल देता है। इसके बाद जैन और यूबिन वहां से चले जाते हैं ड्राइवर के साथ। यूबिन जैन को देखता है और वो समझ सकता है कि जैन इस वक्त कितना इमोशनल है और सैड भी है। इसके बाद धीरे धीरे करके टाइम बीत जाता है और अब इन सब चीज़ों को 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी और बहुत सारी चीज़ें हो भी गई थी। इन 2 महीनों में जैन यूबिन के साथ हांगकांग में रह रहा था। स्टार्टिंग में उन दोनों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है सभी चीज़ों को फेस करने में, लेकिन बाद में वो दोनों एडजस्ट हो जाते हैं। इन 2 महीनों में यूबिन और जैन ने दोनों ने ही एक बेकरी शॉप में काम किया। हालांकि वांग यीफई ने उन दोनों को पैसे भी भेज दिए थे। जैन और ईबो को इस वजह से पैसों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इन 2 महीनों के अंदर रेड लोटस रेस्टोरेंट के अंदर वांग यीबो आया था, लेकिन जब उसे जैन के हाथों का बना खाना नहीं मिला तब वो बहुत ही गुस्सा हो गया था। लेकिन किसी तरह से सोशियान वांग यीबो को संभाल लेता है और वो उसे कंसोल कर लेता है। अदरवाइज वांग यीबो का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और वहीं दूसरी तरफ हैपेंग ने 2 महीने बाद जो वांग यीबो का पर्सनल शेफ था उसे किडनैप किया और फिर उसे मार डाला। वहीं दूसरी तरफ वांग यीबो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि उसे अपने स्वाद का खाना नहीं मिल रहा था और वांग यीबो अपने टेस्ट का पूरी तरह से आदी है। जब तक उसे अपने पसंद का खाना नहीं मिल जाता वो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट रहता है। वांग यीबो को लगा कि उसका जो पर्सनल शेफ है वो मिसिंग है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके शेफ को तो पहले ही मार दिया गया है। वांग यीबो फिर शुआनलू से बोलता है कि वो एक शेफ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करे, जिसमें से जो भी शेफ सबसे अच्छा होगा उसे वांग यीबो का पर्सनल शेफ बनना होगा।
वांग यीबो अक्सर ऐसा ही करता है, जब भी उसे अपना शेफ चेंज करना होता है तब वो शेफ्स के बीच में एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाता है, उन्हें बिना ये पता लगाए कि ये कंपटीशन माफिया किंग वांग यीबो ने ऑर्गेनाइज करवाया है। उन्होंने लिऊ हाईक्वान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। लिऊ हाईक्वान को बेस्ट डॉक्टर का सर्टिफिकेट और उन्हें अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वांग यीबो ने उसे कैंसिल करवा दिया और फिर उसे चूज करके अपना पर्सनल डॉक्टर बनवा दिया। लिऊ हाईक्वान बहुत ही ज़्यादा दुखी था कि उसे फेम और अवार्ड नहीं मिला। वांग यीबो ने लिऊ हाईक्वान के जो सीनियर थे उनसे बात की और उन्हें अपना पर्सनल डॉक्टर बनवाने के लिए बोल दिया, और उसके लिए यीबो ने जो लिऊ हाईक्वान का सीनियर था उसे बहुत ही ज़्यादा पैसे भी दिए। ये सब करना अब यीबो की आदत बन चुकी है। यीबो पहले से ही जानता था कि लिऊ हाईक्वान बहुत ही काइंड पर्सन है, वो हर किसी के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता है और वो अपने पेशेंट की जान बचाना बहुत ही अच्छे से जानता है। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि सामने कौन है, वो चाहे उसका दुश्मन ही क्यों न हो, तब भी लिऊ हाईक्वान उस पर्सन को बचाएगा। शुआन लू उस शेफ कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाती है बिना अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी सबको बताए बगैर। वो अपनी नकली आइडेंटिटी सबको बताती है और वो उस कंपटीशन में जाती है जियांग यान ली के नाम से। और वहीं दूसरी तरफ वांग यीफई के एक गार्ड को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है और वो उसे बता देता है कि किस प्लेस पर ये कंपटीशन होने वाला है। इसके बाद वांग यीफई जैन को बता देती है कि अब उसे उस कंपटीशन में पार्ट लेना है और उसे वापस शंघाई जाना होगा। जैन इस बात पर अग्री कर जाता है क्योंकि अब वो बहुत बड़ी दुविधा में था। अब इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे वांग यीफई के द्वारा दिए गए सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। इसके बाद जैन वापस शंघाई लौट आता है और यूबिन भी उसके साथ ही आ जाता है। उस कंपटीशन को 2 दिन के बाद रखा गया। उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे और जैन भी उनमें से ही एक था। इसके बाद शुआन लू वहां पर ऑर्डर देती है और बोलती है कि आप सबके पास 3 घंटे हैं, तो अब आप खाना बनाना शुरू कर सकती हैं। उस कंपटीशन को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर करवाया गया था। जितने भी लोगों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था उन सभी ने डिलीशियस फूड बनाया, लेकिन जैन के खाने का कोई मुकाबला नहीं है। जैन जो खाना बनाता है वो तो नेक्स्ट लेवल का है और वो किसी के भी हार्ट को पिघला सकता है। उन सभी के पास 3 घंटे लिमिटेड थे और जब वो 3 घंटे पूरे हो जाते हैं तो शुआन लू उन सभी को वहीं पर रुकने के लिए बोल देते हैं। सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। सभी लोगों ने ऑलमोस्ट खाना बना लिया था। इसके बाद शुआन लू और उसके साथ 2 और लड़कियां जो थी वो खाने को टेस्ट करने लगती हैं। ये दोनों लड़कियां भी वांग यीबो के मेंशन में ही काम करती हैं। टेस्ट करने के बाद शुआन लू जो है वो शाओजन को चूज कर लेती है और एक अदर पर्सन को भी। इसके बाद शुआन लू वहां से उन सभी को जाने के लिए बोल देती है। शाओजन और उस दूसरे पर्सन को छोड़कर जैन के साथ जिस दूसरे पर्सन को चूज किया गया है उसका नाम सोंग जियांग है। अब शुआन लू को वांग यीबो के पर्सनल शेफ के रूप में या तो शाओजन को चूज करना होगा या फिर सोंग जियांग को। इन दोनों में से एक ही यीबो का पर्सनल शेफ बन सकता है। सोंग जियांग और जैन दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं। जैन को ये अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो जानता है कि ये जोखिम भरा है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी उसे करना है ये। और वो ये भी जानता है कि ये 2 लड़कियां जो उसके सामने खड़ी हुई हैं ये वांग यीबो के मेंशन में काम करती हैं और जो आइडेंटिटी इन्होंने बताई है वो गलत है, वो इनकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। उसे वांग यीबो के मेंशन में जाना होगा उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सोंग जियांग भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए ये जॉब चाहिए। तभी शुआन लू एक डिसीजन लेती है। वो शाओजन को वांग यीबो का पर्सनल शेफ के रूप में चुन लेती है। ये देखकर सोंग जियांग बहुत ही सैड हो जाता है और फिर वो जैन को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर सोंग जियांग वहां से जाने के लिए मुड़ जाता है, लेकिन तभी शुआन लू उसे रोक लेती है और उसे बोलती है कि उन्होंने भले ही शाओजन को वांग यीबो के पर्सनल शेफ के रूप में चुना है, लेकिन सोंग जियांग को भी वांग यीबो के मेंशन में जो अदर पर्सन काम करते हैं उनके लिए खाना बनाना होगा। लेकिन शुआन लू उन दोनों को ये नहीं बताती है कि उन्हें वांग यीबो के लिए काम करना होगा। बस वो उन्हें इतना बोलती है कि उन्हें उनकी कंपनी के अंदर शेफ का काम करना होगा और उनके लिए खाना बनाना होगा। ये सुनकर सोंग जियांग बहुत ही हैप्पी हो जाता है कि फाइनली उसे एक जॉब मिल गई है। जैन भी सोंग जियांग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बता दूं, देखिए ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी है, ये लिखी गई स्टोरी है, तो फिर मैं इसे बीच में से स्किप नहीं कर सकती हूँ। ये स्टोरी बहुत ही स्लो चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जैसा लिखा हुआ है वैसा ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आप लोगों को इंटरेस्ट आता जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसमें कुछ भी चीज़ को मिसिंग करूँ या फिर कुछ भी मतलब शॉर्टकट में एक्सप्लेन करूँ।
तो आप लोग मुझे बताइए कुछ स्किप करूं या फिर मतलब पूरा डिटेल में। मुझे तो डिटेल में बताना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे मैं अभी तक शेयर करती आई हूँ, मैंने कुछ भी बीच में मिसिंग नहीं किया है। ओके, तो आज के लिए बहुत हो गया, मैं इतना ही बताऊंगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लॉन्ग बना दूंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट से आई मीन सरप्राइजिंगली बहुत डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं। अब वीवो के इन्वेंशन में जाने वाला है हमारा जहन, तो देखेंगे क्या क्या होता है उसके साथ। तो बाय बाय एवरीवन।